ओके, तो हम वेक्टर स्पेसेस का टॉपिक कर रहे हैं और उसमें हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन की थी, तो हम एक ऐसा मिनिमल मैक्सिमल सेट ढूंढना चाह रहे थे जो कि पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे। तो उसमें हमने दो डेफिनेशंस स्पेसिफिकली पढ़ी थी। एक तो हमने देखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया था और हमने देखा था कि किसी सेट का स्पैन क्या होता है। तो स्पैन ऑफ अ सेट हमने देखा था लास्ट क्लास में, और हमने फिर देखा था कि स्पैन ऑफ अ सेट जो है वो सब स्पेस होती है ऑफ वेक्टर स्पेस वी। और फिर हमने ये देखा था कि अगर किसी सेट का स्पैन उसकी सब स्पेस है, तो क्या ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट कर सकता है जिसका स्पैन पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस हो जाए। तो उसके लिए फिर हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। और फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी उसकी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कब होता है, और उसकी हमने एग्जांपल्स की थी। सो ये जो एग्जांपल इस वक्त मेरे सामने है, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट के बारे में। सो वी हैव फोर वेक्टर्स u v w एंड z। तो सेट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो अगर पार्ट वन में हम कह रहे हैं कि आर द सेट्स यू वी यू डब्ल्यू यू जेड वी डब्ल्यू वी जेड एंड डब्ल्यू जेड ईच लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी ये जो चार का हमने सेट लिया हुआ है, सपोज दिस सेट एस इज कंसिस्टिंग ऑफ फोर वेक्टर्स u v w and z. So in part 1 we are asked that are these vectors pairwise linearly independent, यानी अगर हम इन्हें pairwise देखें, u v को चेक करें और फिर u w को चेक करें और फिर u z को चेक करें और फिर v w and v z को चेक करें या w z को चेक करें, then all of these vectors are linearly independent or not. तो जब हम दो वेक्टर्स को चेक करते हैं तो दोनों एक दूसरे पे कब लीनियरली डिपेंड करेंगे, जब एक दूसरे का लीनियर मल्टीपल हो। सो अगर हम क्लोजली इंस्पेक्ट करें तो u और v एक दूसरे का लीनियर मल्टीपल नहीं है। सिमिलरली v एंड w आर नॉट लीनियर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करें u को या w को तो हमें u और w नहीं मिलता। अगेन अगर हम w को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेट v नहीं मिलता, v को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो w नहीं मिलता। सो ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो अगर हम पेयर वाइज चेक करें, u v का पेयर, v w का पेयर, u w का पेयर, सो ऑल ऑफ दीज आर पेयर वाइज linearly independent. So now the second part says, does the answer to problem 1 imply that this given set is linearly independent? यानी कि अगर हम किसी गिवन सेट को की पेयर वाइज इंडिपेंडेंस चेक कर लें कि पेयर वाइज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो क्या ये इनफ होगा ये शो करने के लिए कि ये पूरे का पूरा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है? तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? No, ma'am, it's not enough. I think no, ma'am. Okay, so it is not enough because the criteria for checking the linearly independent set is that we write the equation, the vector equation C1u plus C2v plus C3w plus C4z is equals to 0. And only if the trivial solution exists for this vector equation, then we say that these vectors are linearly independent. क्योंकि हो सकता है ये पेयर वाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इनमें से एक वेक्टर बाकी दो पे डिपेंड कर रहा हो या बाकी तीनों पे डिपेंड कर रहा हो। सो पेयर वाइज लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करना या पेयर वाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट होना इनफ नहीं है ये शो करने के लिए कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यहाँ हम देख भी सकते हैं कि ये
3 डायमेंशन के 4 वेक्टर्स हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि जब भी हमारे पास डायमेंशन से ज्यादा वेक्टर्स हो, यानी नंबर ऑफ वेक्टर्स ज्यादा हो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर्स से, तो हमेशा जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। सो एक 3 डायमेंशनल स्पेस के 4 वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएंगे। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर्स हैं और ये 4 वेक्टर्स हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ऑल्दो के ऑल ऑफ दीज आर पेयर वाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट। So again there is an example के we have 3 vectors u, v and w और ये linearly dependent हैं because there exist scalars 3, 5 and -2 which satisfies this equation. तो इसको चेक करने का अगेन वही क्राइटेरिया है कि आप ये वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे। वेक्टर इक्वेशन बनेगी c1u plus c2v प्लस c3w इज इक्वल्स टू 0। तो इससे जब आप सिस्टम बनाएंगे तो c1, c2 एंड c3 आर द अननोन, और ये जो u, v और w's हैं ये आपका कॉलम बन जाएंगे इस मैट्रिक्स के, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। ये सिस्टम मैंने कल आपको लिख के भी दिखाया था, और ये इसकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे then you have infinitely many solutions out of which 3, 5 and -2 is one of the solution. So therefore हम कह सकेंगे कि ये linearly dependent vectors हैं, क्योंकि इनका नॉन जीरो सोल्यूशन इस सिस्टम का एग्जिस्ट करेगा। तो C1 भी की वैल्यू 3 आ जाएगी, C2 की वैल्यू 5 आ जाएगी और C3 की वैल्यू -2 आ जाएगी यहाँ से। और ये कोई एक वैल्यू नहीं आएगी यहाँ से, क्योंकि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास, तो उसमें से एक वैल्यूज ये होंगी, एक सेट ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट, in example 2 we show that the vectors u, v and w are linearly independent. For this purpose we again make this system, ये उसी तरह का सिस्टम है। In this system x, y, z are unknown and u, v, w's are the vector and the 0 is also a vector. So we again make a system of equation and we prove that the only possible solution for this system is x is equals to y is equals to z is equals to 0. So only trivial solution for this homogeneous system exists. Therefore, these vectors are linearly independent. Then we define the definition of basis. The basis is the set of linearly independent vectors that spans the whole vector space V. So if we have a set of vectors, n vectors, and these vectors are linearly independent, also these vectors span the whole vector space V, then we say that the set S is the basis for the vector space. और इसके जो number of elements होंगे, if there are n elements in the set S, then we say that the dimension of the set S is n. So the number of basis vector, the number of this set, ये एक minimal set होगा, इससे बड़ा set जो भी हम लेंगे वो linearly dependent हो जाएगा. So it is the minimal set which contains all the possible linearly independent vectors of the space, and that is why this set has a great significance and we call it the basis और द जनरेटर सेट। तो ये पूरी स्पेस को जनरेट कर देगा हमारे पास। तो ये भी कल मैंने आपको कुछ बताई थी। R2 की बेसिस हम I और J जो वेक्टर्स हैं हमारे, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में E1 और E2 भी कह देते हैं, नेचुरल और स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। सो ये वेक्टर्स होते हैं 1, 0 एंड 0, 1। इसको हम इस तरह लिख लें या हम इस तरह लिख लें, तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सिमिलरली IJK इज द नेचुरल बेसिस फॉर R3। ये ना सिर्फ R3 को जनरेट कर लेते हैं
बल्कि ये खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली फॉर nth डायमेंशनल स्पेस वी हैव n ऑफ दीज वेक्टर्स, जिसमें पहला कंपोनेंट 1 है, बाकी सारे 0 हैं। E2 में दूसरा कंपोनेंट 1 है और बाकी सारे 0 हैं। E3 में तीसरा कंपोनेंट 1 है और बाकी सारे 0 हैं, एंड सो ऑन। Now the space of polynomial of degree less or equal to n has dimension n plus 1, और इसकी स्टैंडर्ड बेसिस जो हैं वो हैं 1 t स्क्वायर और t पावर n तक। तो इसको आप x के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आप पोलिनोमियल Pn ऑफ x की बात कर रहे हैं तो बेसिस में आप 1x स्क्वायर वगैरह लिखेंगे, और अगर पोलिनोमियल में आप वेरिएबल t की बात कर रहे हैं तो फिर ये t की टर्म्स में आ जाएगा। Similarly, the space of all polynomials of any possible degree, तो ये एक इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस होगी, क्योंकि इसमें हमने डिग्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। तो इसमें ऑल पॉसिबल पॉलिनोमियल्स के डिग्री होंगी, तो इसमें t पावर n से भी हायर पावर्स मौजूद होंगी इसकी बेसिस में। सिमिलरली मैट्रिक्स की स्पेस ले सकते हैं हम। एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स की कुछ स्टैंडर्ड बेसिस होंगी। फॉर एग्जांपल 2/3 मैट्रिक्स की डायमेंशन 6 होगी, और इसके बेसिस में 6 एलिमेंट होंगे जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं इसकी, और उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जितनी भी वेक्टर स्पेसेस हैं उनके कोई ना कोई बेसिस सेट जरूर होगा। अगर तो वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस हैं तो वो बेसिस सेट हम बना सकते हैं, जैसे कि ये सारे मैंने लिखे हैं। लेकिन अगर कोई इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस है तो फिर उसके बेसिस वेक्टर्स को हम ना तो काउंट कर सकते हैं और ना ही बहुत आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी अभी तक जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस की देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जांपल इसमें हमने डायमेंशन इन्फिनिट ली हुई है। तो मोस्टली जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे वो हमारे पास जो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा जो हम स्पेसेस पे फोकस कर रहे हैं वो हमारी यूजुअल जो यूक्लिडियन स्पेसेस हैं उन्हीं के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ज्यादा एग्जाम्पल्स आप इन्हीं से रिलेटेड देखेंगे, आर एन स्पेसेस से रिलेटेड या फिर मैट्रिसेस से रिलेटेड। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि क्या ये R3 की बेसिस फॉर्म करते हैं या नहीं करते। सो फॉर एग्जाम्पल दिस सेट ऑफ वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर्स हैं और R3 की डायमेंशन 3 है, तो ये सेट जो है वो इनकम्प्लीट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो ये सेट, still it cannot make the basis for R3 because it is not a complete set. बेसिस ऑफ R3 में 3 वेक्टर्स होने चाहिए बिकॉज R3 की डायमेंशन 3 है। Therefore, this set A is not the basis for R3. Similarly, set B में 4 वेक्टर्स हैं, तो और 3 डायमेंशनल स्पेस में जब भी हम 4 वेक्टर्स की बात करते हैं तो 4 वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। Therefore, सेट B भी वेक्टर स्पेस की बेसिस नहीं बना रहा R3 की। C और D जो है वो बेसिस बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो C को देखा हुआ है हमने। C के अगर हम कॉलम वेक्टर्स में लिखें C के वेक्टर्स को और इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें तो फिर आप देखेंगे कि अगर ये रिड्यूस हो जाएगा, इसमें कोई रो 0 नहीं होगी, तो फिर ये आपका बेसिस बना लेगा, अदरवाइज ये बेसिस नहीं बनाएगा। एंड सिमिलरली पार्ट डी में भी हम अगर इसके वेक्टर्स को कॉलम्स में लिख लें तो इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें तो फिर ये हमें पता चलेगा कि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर ये एचेलॉन फॉर्म बन जाए, इसकी कोई भी रो 0 ना हो, तो फिर ये वेक्टर बेसिस फॉर्म करेंगे, अदरवाइज ये बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे। Next we have the definition of null space of a matrix. So we have null space associated with any matrix A. तो हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने मैट्रिक्स का रैंक पढ़ा था। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या था कि जब हम एचेलॉन फॉर्म बनाएं तो जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो उसका रैंक बन जाती हैं, और जो उसकी 0 रोज हो जाती हैं वो उसकी नलिटी बन जाती हैं। सो नलिटी
of this matrix A is the number of 0 rows when converted into echelon form. तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हैं वो नॉन जीरो रोज रैंक बनाती हैं और नंबर ऑफ जीरो रोज नलिटी बनाती हैं। तो नलिटी जो है वो नल स्पेस की डायमेंशन होती है। तो नल स्पेस को हम नल ऑफ ए भी लिखते हैं। नल स्पेस ऑफ ए क्या होगी कि जब हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा, इसकी नल स्पेस निकालने के लिए हम इसका एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम सॉल्व करेंगे। Ax इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम ये सिस्टम सॉल्व करेंगे, then we have this kind of situation and we write the augmented matrix corresponding to this homogeneous system. इसकी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। अगेन इसको हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एचेलॉन फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि एक इसके पिवट पे 1 आ गया, एक इसके पिवट पे 1 आ गया और एक इसके पिवट पे 1 आ गया है। सो अगर हमारे पास सिस्टम हमने लिखा था x1 x2 x3 x4 और x5 की फॉर्म में, सो वी हैव x1 x2 x4 इन तीनों के पिवट पे 1 है। x3 के पिवट पे 1 नहीं आया, x4 और x5 के पिवट पे 1 नहीं आया। ठीक है, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें 2 रोज जो हैं वो कंप्लीटली 0 हो गई हैं। तो इसका रैंक जो है, rank of this matrix A is 3 and the nullity of this matrix A is 2. तो अब इसका सॉल्यूशन मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि जिस पिवट पे 1 होगा उसको हम जो है वो लेफ्ट पे रखेंगे और बाकी को राइट पे ले जाएंगे। सो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, सो वी हैव x1 plus 2x3 plus x5 is equals to 0. Then we have x2 plus 2x3 minus x5 is equals to 0. Then we have x4 plus 2x5 is equals to 0. So now x1, x2 और x3, x4 की हम बात करेंगे तो x1 is equals to minus 2x3 minus x5. x2 is equals to minus 2x3 plus x5 and x4 is equals to minus 2x5. तो हमने ये तीनों जिनके पिवट पे 1 था उन्हें लेफ्ट पे रख लिया और बाकी जो ये हमारे पास जवाब आया इसमें x3 और x5 वो वेरिएबल्स हैं जिनके पिवट पे 1 मौजूद नहीं है। सो हमने इनको कोई भी वेरिएबल s और t अज्यूम कर लिया। तो सपोज x3 is equals to s and x5 is equals to t, where s and t belongs to r. Then the solution can be written as x1 is equals to minus 2s minus t, x2 is equals to minus 2s plus t and x3 is equals to हमने s assume किया है, x4 is equals to we have minus 2t and x5 is equals to हमने t assume किया है। तो यही वेक्टर जो हमारा वेरिएबल्स का था इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। सो दिस इज द सॉल्यूशन वेक्टर and this solution vector have two parameters s and t, where s and t belongs to r. So this is 2 parameter family of solution और ये जो null space है ये उसको बता रहा है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो किस डायमेंशन का मैट्रिक्स था? वी हैव द मैट्रिक्स डायमेंशन इज 1 2 3 एंड 4 डायमेंशन का मैट्रिक्स था। सो वी हैव 1 2 3 4 5 डायमेंशन का था। सो वी हैव 5 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जिसकी अब हम सब स्पेस लिखने लगे। सो ये जो सॉल्यूशन सेट आया है अगर इसकी मदद से मैं नल स्पेस ऑफ ए लिखना चाहूं, सो नल स्पेस ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ दिस टाइप minus 2s minus t minus 2s plus t
S minus 2t and t, where S and t belongs to R. So this space is a subspace of R5. फिफ्थ डायमेंशनल स्पेस की ये सब स्पेस है। इसको हम थोड़ा सा और अगर थोड़ा हम पैरामीटर वाइज लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, S कॉमन ले लें इसमें से, देन वी हैव -2 -2 1 0 0 प्लस t टाइम्स -1 1 0 -2 1 where S and T belongs to R. So ये सेम सेट है हमारे पास, इसमें दो पैरामीटर्स हैं। और अगर आप इसे गौर से देखें तो ये दो वेक्टर्स हैं। सपोज मैं इस वेक्टर को U1 ले लेती हूँ और इस वेक्टर को U2 ले लेती हूँ, तो असल में ये जो सेट है ये इक्विवेलेंट है स्पैन ऑफ U1 एंड U2, क्योंकि ये U1 और U2 के पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट मैंने लिखा हुआ है। मैंने इन दोनों वेक्टर्स को, ये जो दोनों वेक्टर्स थे ये फिफ्थ डायमेंशन के दो वेक्टर्स थे, इनको मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है और ऐड कर दिया है, तो ये जो सेट आया है। और S और T क्योंकि पैरामीटर्स हैं तो इनकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। सो बेसिकली ये जो सेट है, दिस सेट इज द स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर्स U1 एंड U2. सो देयरफॉर ये एक सब स्पेस है फिफ्थ डायमेंशनल स्पेस की। तो एक बात तो ये वाजे हो गई यहाँ से। दूसरी बात ये कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं U1 एंड U2, ये असल में इस नल स्पेस के जनरेटर्स हैं, क्योंकि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बाकी वेक्टर्स आ रहे हैं। तो जो बेसिस होगी नल स्पेस की बेसिस हो जाएगी ये दो वेक्टर्स U1 जिसको मैं कह रही हूं और U2, और इसकी डायमेंशन जो है, क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जिसको हम नलिटी कह रहे थे वो 2 है। और पीछे भी हमने मैट्रिक्स से भी देख लिया था कि नलिटी 2 है, क्योंकि दो रोज 0 आ रही थी हमारे पास कंप्लीटली। तो यहां से भी हमें पता चल रहा था कि नलिटी जो है वो 2 आ रही है हमारे पास। ठीक है, अभी तक कोई मसला तो नहीं है, समझ आ रहा है ये जो कुछ हमने पढ़ा? Yes, ma'am, clear. ओके और ये जो नलिटी और रैंक है ना, इन दोनों को हम ऐड करें तो पूरी स्पेस की डायमेंशन आ जाती है। रैंक 3 था क्योंकि 3 रोज नॉन जीरो थी और नलिटी 2 थी, तो 3 + 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास n आ जाती है, विच इज द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स और द डायमेंशन ऑफ दिस फिफ्थ डायमेंशनल स्पेस जिसकी सब स्पेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो है वो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एक सेट S है which is consisting of 4 vectors of 4-dimensional space V1, V2, V3 and V4, and we are asked to find whether this set S is form a basis for R4 or not. So if we need to verify that some given set is a basis for a given space, then we need to check two things. First, that this set spans the whole space, and the second one is that this set is linearly independent. तो ये दो चीजें हमें सेट के लिए कैलकुलेट करनी है। Now to check whether this set spans R4, हम क्या करेंगे कि R4 का कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ABCD is a random or arbitrary vector of the space, and हम क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हम इस वेक्टर को लिख सकें इन चारों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, सो दैट वी prove that this vector A, B, C, D belongs to the span of S. ये इसके स्पैन से कब बिलोंग करेगा, जब ये इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते होंगे। तो अब ये क्योंकि कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर है, तो अगर हम किसी भी आर्बिट्ररी वेक्टर को लिख सकेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि हम किसी भी R4 के वेक्टर को S स्पैन कर सकता है।
तो सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया है जिसके कॉलम वेक्टर्स ये वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 एंड v4, और जो राइट हैंड साइड है वो ये आर्बिट्री वेक्टर है। अब हम इस पे रो ऑपरेशन करेंगे, और रो ऑपरेशन करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो कौन सी वैल्यूज हैं ए बी सी डी की जिसके लिए हमारे पास ये वायलेशन या इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो ऐसी वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। अगर तो ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी तो फिर इसका मतलब है कि ये हर पॉसिबल वैल्यू के लिए स्पैन नहीं कर रहा, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई है हमारे पास। लेकिन अगर ये हर पॉसिबल वैल्यू के लिए स्पैन कर रहा है तो इट मींस कि ये एक स्पैनिंग सेट है जो कि पूरी स्पेस को स्पैन कर रहा है। जो दूसरी चीज हम प्रूफ करेंगे वो ये करेंगे कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हमें राइट हैंड साइड को 0 रखना पड़ेगा, और 0 रख के हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसका एक ही सोल्यूशन आता है, विच इज xi is equals to 0, and so we can say that the set is linearly independent। तो ये हमें 2 स्टेप में ये काम करना है। अब यहाँ पे मैंने एक और बात लिखी हुई है, और वो ये लिखी हुई है कि वी कैन स्किप दिस स्टेप। ये जो स्पैनिंग वाला स्टेप है ना, इसे हम स्किप कर सकते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला हम स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम स्किप क्यों कर सकते हैं? बिकॉज R4 एक 4 डायमेंशनल स्पेस है। अगर हम 4 ऐसे वेक्टर ढूंढ लें जो कि चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये उसके हर एलिमेंट को जनरेट कर देंगे, बिकॉज एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ 4 डायमेंशन कैन स्पैन R4। तो इस वजह से हम इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज अगर 4 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाते हैं हमें, तो वो हमेशा R4 को जनरेट कर देंगे। अदरवाइज अगर हमें ये शक हो कि ये स्पैन कर रहा है या नहीं, और कुछ ऐसे नंबर ऑफ सेट हो, एलिमेंट्स हो, जैसे कि हमें सिर्फ स्पैनिंग सेट चेक करना है, तो उस केस में फिर हमें इसको फॉर्मली लिख के प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सेट S जो है वो स्पैन कर रहा है R4 को। तो ये एक रूल हमें पता है कि इन अ 4 डायमेंशनल स्पेस, in an n dimensional space, any n linearly independent vectors can span Rn. So if we have Rn, अब मुझे क्योंकि स्पेस की डायमेंशन पता थी, अगर मुझे स्पेस की डायमेंशन नहीं ना पता होती फिर मुश्किल थी कि मुझे नहीं पता चलता कि स्पैन करेगा या नहीं करेगा। अब मुझे पता थी कि ये R4 की बात हो रही है और R4 की डायमेंशन 4 है, तो 4 डायमेंशन स्पेस में जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट 4 वेक्टर्स का सेट मैं ले लूं, कोई भी सेट हो वो, लेकिन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो 4 वेक्टर्स, तो वो पूरी स्पेस को जनरेट कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसको ये दोनों एस्पेक्ट आपने सॉल्व करने हैं। आपने इसको स्पैनिंग भी चेक करना है। स्पैनिंग चेक करने के लिए आपने ये काम करना है कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसमें हम इसको एशेलॉन फॉर्म में बना लें। तो जब आप इसकी एशेलॉन फॉर्म बनाएंगे, सो फॉर एग्जांपल आप ऑपरेशन करेंगे R3 माइनस R1, सो R3 माइनस R1 आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 A, 0 1 2 0 B, 0 -1 2 -1।
0 minus 1 is -1 and C minus A. And 0, 2, 1, 1 D. अब इसको हम 0 बना लेंगे इन दोनों को, तो हम देखेंगे कि R3 प्लस R2 करना है हमें, और दूसरा ऑपरेशन हमें करना है R4 माइनस 2R2। तो ये दो ऑपरेशंस हमें करना है। हमें इस सब स्पेस के बारे में इसके सेट को लिखना है, तो ये भी तकरीबन उसी तरह का सवाल है जैसे अभी मैंने आपको नल स्पेस का लिख के दिखाया था। So suppose we are given a subspace subset of R4 consisting of vectors of the form A, B, C, D, where C is equals to A minus B and D is equals to A plus B. So ये हमारे पास वो सबसेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो ये कंडीशन क्वालिफाई कर रहे हैं। Find the basis and dimension of, इसको सेट को कोई नाम दे देती हूँ, सपोज W is the subset of R4, ठीक है, dimension of W। So सबसे पहले हम W लिख लेते हैं। So we have W is the set of vectors जिसमें A is A, B is B, C is A minus B and D is A plus B, such that A, B belongs to R. So we have this set और ये सबसेट है R4 का। So अब अगेन ये वही नल स्पेस टाइप का सेट आ गया है। If we separate the parameters then we get A 1 0 1 1 plus B 0 1 minus 1 1, where A, B belongs to R. So again, this is the span of these two vectors. So this is the subspace and its bases are the set 1 0 1 1 and 0 1 minus 1 1. So this is singular basis is this, and dimension of W is 2 because there are two linearly independent vectors which are spanning this W. So span है ये W को span कर रहा है, वो तो यहाँ से clear है because it is all possible linear combination. For checking it is linearly independent, we write these two vectors in column. So we write these two vectors in column और इसको आप एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो आप R3 माइनस R1 करें, R4 माइनस R1 करें, तो फिर आपके पास ये दोनों 0 हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर 1 बना के देख लेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं कोई भी रो 0 नहीं होगी कंप्लीटली, और ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएंगे आपके पास। अगर रो 0 होती भी है तो कॉलम इसके 2 ही हैं, तो ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे आपके पास वेक्टर्स। So therefore the dimension of this space is 2. तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रोकती हूँ, एक तो रिकॉर्डिंग भी मैं इसको बंद करती हूँ ताकि बहुत लंबी ना हो जाए।